हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एस.सी. वर्मा की प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर कराऊँ। पहले मैं ऑब्जेक्टिव करा दूँ। सेकंड पहले कुछ इससे पहले वाले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करा चुके हैं अपन। अब आगे की प्रॉब्लम कराते हैं। तो एक इसमें ऐसी प्रॉब्लम है कि ये कोई ब्लॉक है, यहाँ दो ये स्ट्रिंगें बंधी हुई हैं, इससे एक यहाँ बंधी हुई है और ये सरफेस पे ऐसे सिस्टम रखा हुआ। अब यहाँ पर दो फोर्स लग रहे थे, एफ इधर और एफ इधर। तो ये सिस्टम बैलेंस था। अब दो स्ट्रिंग ये, अब इनके कुछ भी मास रहे होंगे, मान ही लो बराबर मान लो मास, एम मास और इसका कैपिटल है। तो इसने ये पूछा है कि t=0 पर इसको एक फोर्स F को हटा लिया गया। इसको t=0 पर हटा लिया गया। ऑन द लेफ्ट रो, लेफ्ट पे हटा लिया। मैंने यहां पर राइट बोल दिया था, तो अपन चलो मान लेते हैं कि लेफ्ट पर हटा लिया गया F फोर्स। ये हटा लिया तो ये तो अब रहा नहीं। तो इसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि t<0 पर रोप के द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा उसका नाम इसने रख दिया F1, और रोप के द्वारा जो इस ब्लॉक पे लगेगा उसका नाम रख दिया F2। तो ये कह रहा है t<0, मतलब जिस समय फोर्स ये हटाया था उससे पहले F1 F2 के क्या मान थे। तो इसने अपने हिसाब से चार ऑप्शन बना रखे हैं। तो मैं तो तरीका बता देता हूं, आप खुद ही सॉल्व कर लो। अब मैं तरीका बता देता हूं आप, तो आप खुद ही जवाब दे दो। जैसे क्या तरीका है, t>0 पर तो ये यहां पर दोनों फोर्स बराबर होंगे, क्योंकि सिस्टम बैलेंस है। तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है, और हर जगह जो फोर्स है वो F ही है। तो फिर आप कहोगे नहीं, हमें नहीं पता लग रहा कि F है। इस रस्सी के द्वारा इस पे F लगा हुआ है। t<0, <0 का मतलब अभी फोर्स से हटाए नहीं है, भूतकाल की बात है। तो हर जगह मैंने बोल दिया F है। तो कैसे बोला होगा मैं समझा देता हूं। ये रस्सी है, तो यहां पर अब इस सिस्टम को कंसीडर करो, इस वाली रस्सी को। ये F है, तो ये एक्सेलरेट तो हो नहीं रही। मान लो ये फोर्स F बने और ब्लॉक पर इस रस्सी के द्वारा F बने। ये ब्लॉक छोटा बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, F बने, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। लेकिन ये रस्सी तो बैलेंस है ना, इसलिए तो ये F1, इसका नाम इसने F2 दिया है, तो अपन F2 कर देते। मैं तो तरीका सीखो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कहीं F2 की जगह F1 बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप तो तरीका सीखोगे तो आप लोगों को खुद ही आ जाएगा सॉल्व करना। तो बेल है, तो ये एक्सेलरेट है नहीं, तो F बराबर F2 में खत्म। अब इसको हटा देते हैं, इस फोर्स को। अब कितनी कितनी रिएक्शन होंगी मैं उसका तरीका बता देता हूं कि अब ये रस्सी इस पर क्या लगा रही होगी, F2 का मान क्या होगा। अरे ये तो बड़ी आसान बात है कि अब पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स बचा वो F बचा, क्यों इधर। अब ये सिस्टम एक्सेलरेट हो जाएगा, तो एक्सेलरेट हो जाएगा तो फिर F में डिवाइड कर दो टोटल मास से, 2m + m, इससे भाग दे दो, तो एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का। फिर इस रस्सी को फिर डील कर लो टू डिटरमाइन F2। बोला कैसे करें। अरे भाई अब इस सिस्टम को डील कर लो, क्योंकि जो सिस्टम होता है उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, उनके पड़ोसियों की रिएक्शंस। तो ये ब्लॉक पड़ोसी है, उधर किसी ने जो F फोर्स लगाया वो पड़ोसी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, F - F2 बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, F2 का मान आ जाएगा। इसको एक तरह से और डिटरमाइन कर सकते थे अपन
कि ये F तो पूरी इस गाड़ी को खींच रहा है, दोनों रस्सियों को और ब्लॉक को, और यहां पर जो F2 होगा इसने कम ज्यादा ही पूछा है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछी इसने, ये पूछा है वो F2 का मान F से कम होगा या ज्यादा होगा। तो ठीक है, तो अब इस सिस्टम को अलग करो, इसको डील करो, तो वो F2 इस पे तो इधर होगा और F2 इस पे इधर होगा। अब F2 इतने को खींच रहा होगा और F पूरे को खींच रहा था, पूरे में A प्रोड्यूस कर रहा था, F2 इतने को कर रहा है, तो पता लग गया कि F2 जो है वो F से कम है। लेकिन यहां पर जो F1 होगा वो और कम होगा, क्यों? वो केवल इसको खींच रहा है, रस्सी को, इसका FBD बना लो, तो इस पे F1 इधर लगेगा और ब्लॉक पे F1 इधर लगेगा, तो ये जो F1 होगा वो केवल इसको एक्सेलरेट कर रहा है, स्मॉल m मास को, और F2 जो है कैपिटल M प्लस M को एक्सेलरेट कर रहा था, और F जो है 2m m प्लस m को एक्सेलरेट कर रहा था। तो सबसे ज्यादा F है, उससे कम F2 है और उससे कम F1 है। अब इसने पूछा, ये सारे जवाब है t ग्रेटर देन 0, जब ये फोर्स हटा लिया गया है, और t लेस देन 0 के क्या जवाब है? सिस्टम एक्सेलरेट ही ना हुआ, और जब सिस्टम एक्सेलरेट ही नहीं हुआ तो हर जगह जो फोर्स है वो F1 और F2 और F सब बराबर है। तो वो आपके समझ में आ जाना चाहिए क्यों बराबर है। अरे कहीं पर भी कोई भी सिस्टम ले लो, वो एक्सेलरेट है नहीं, तो ये F है तो इधर F2 भी F ही होगा, यदि नहीं होगा, कम ज्यादा होगा, तो सिस्टम एक्सेलरेट होगा। तो आसान है, समझ में आ गई हो? जी सर। ये जो है एक एलिवेटर है। अब इसमें इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी एलिवेटर के द्वारा, वो कब वेट के बराबर होगी, कब वेट से कम होगी, कब वेट से ज़्यादा होगी, ये बात बताने जा रहे हैं। तो वैसे डेली लाइफ में आप लोग सभी एक्सपीरियंस करते ही होंगे, कहीं मॉल में गए, हर एक के घर में तो खैर नहीं होते एलिवेटर, तो मॉल वगैरह गए, सिनेमा हॉल गए, तो वहाँ एलिवेटर पे आप, या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहा है तो एलिवेटर पर रोज ही आना जाना रहता है। तो ये इसमें अपने को ये बताना है कि ग्राउंड फ्लोर पर है और उसने स्विच ऑन करा 5th फ्लोर पर जाने के लिए, तो एलिवेटर चल गया ऊपर, फिर पहले ये एक्सेलरेट होता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है, फिर 5th फ्लोर के आने से पहले रिटायर्ड होना चाहिए और 5th फ्लोर पे आकर के वो रुक जाता है। तो मुझे ये बताना है कि जब वो स्टार्ट हुआ था, तो जब ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे जा रहा था, तो जब स्टार्टिंग में ये एक्सेलरेट हुआ होगा ना, क्योंकि इसकी 0 वेलोसिटी है अभी, तो फिर वेलोसिटी आई होगी, फिर कांस्टेंट से चला होगा, फिर रिटायर्ड हुआ होगा। तो जब शुरू में जब इसमें एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो FBD से समझ में आ जाता है कि इसको आदमी को कोई ब्लॉक सा मान लो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, और ये एक्सेलरेट किधर है? ऊपर। तो मैं ऐसे बोलता हूँ फोर्स बराबर ma, मतलब फोर्स जो है वो तो कर्म हो गए और ma फल हो गया। तो एक्सेलरेट किधर है? ऊपर की तरफ, तो n माइनस mg बराबर ma, तो n बराबर है mg प्लस ma। तो एलिवेटर यदि स्टार्ट हुआ है और ऊपर जाने के लिए स्टार्ट हुआ है, तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन का मान mg से, उस स्टैंड पर mg से ज्यादा है। अब और कम ज्यादा होता है यदि एलिवेटर ऊपर के फ्लोर से नीचे की फ्लोर पे स्टार्ट हुआ, तब एक्सेलरेशन कितना है, तो अपन देख लेते हैं जब ज्यादा होगा या कम होगा। तो फिर वही, ये आदमी है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, mg नीचे है, mg नीचे और एक्सेलरेशन नीचे है, तो mg में से n माइनस होगा, mg माइनस n बराबर ma, तो n बराबर हो जाएगा mg माइनस ma, तो n का मान कम होगा।
एलिवेटर नीचे से ऊपर गया और रुक रहा है, तब एक्सेलरेशन किधर है इसका, रुक रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तब उसका एक्सेलरेशन किधर है, तब उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन। नीचे से ऊपर गया और ऊपर जाके रुकने को, तब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब मान लो ये इंसान n बन गया, mg बन गया, तो mg माइनस n बराबर ma, तो n बराबर हो गया mg माइनस ma, तो यहां से दिख गया कि n का मान mg से कम है। तो कम के मैंने दो केस करा दिए यहां, ज्यादा का भी एक केस करा दिया, ज्यादा कम होगा। ज्यादा का एक केस और है, कौन सा, यदि एलिवेटर ऊपर से नीचे आया है और नीचे आते वक्त जब वो रुक रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर माना जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी नीचे थी, फिर उसको रुकना है तो डी एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। तब एफ बी डी क्या बनेगा, एन ये, एम जी ये, और एक्सेलरेशन ऊपर। अब एन का मान एम जी से ज्यादा होगा, दिखिए एन का मान एम जी ज्यादा होगा, तो एन माइनस एम जी बराबर एम ए, तो एन बराबर एम जी प्लस एम ए। अब आप खुद ही सोचो, रोज का एक्सपीरियंस है कि आप खुद ही सोचना, जब आप ग्राउंड फ्लोर से जब ऊपर जा रहे हो तो आपको शुरू में अपना वेट जो है नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगी, एकदम आपको धक्का लगता होगा, और जब ऊपर रुकने को होगी एलिवेटर तब आपको अपना वेट हल्का महसूस करोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। तो ये तो हो गया किस्सा जब एलिवेटर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे जस्ट जाते वक्त उसका एक्सेलरेशन ऊपर है, और जब रुक रहा था तब एक्सेलरेशन नीचे है। तो जब ऊपर एक्सेलरेशन होता है तो एन का मान mg से ज्यादा है। अब दूसरा केस, एलिवेटर ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल पे आ रहा है, तो शुरू में वो एक्सेलरेट होगा नीचे की तरफ। जब एक्सेलरेट होगा तो तुमको अपनी बॉडी हल्की लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। एक्सेलरेशन नीचे है तो mg ज्यादा है n से, डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन द अपवर्ड फोर्स, तो mg ज्यादा है। और जब नीचे आके वो रुक रहा होगा तो वेलोसिटी नीचे और डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर माना जाएगा, और एक्सेलरेशन ऊपर माना जाएगा तो n का मान mg से ज्यादा होगा। 4 केस हो गए, ये तो पूरा समझ में आ गया। कोई हाँ कर दो। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो एलिवेटर है उससे जो सपोर्टिंग केबल है उस पर टेंशन वेट के बराबर है। किसके वेट के बराबर, एलिवेटर और एलिवेटर में जो भी बैठे हुए हैं उन सबके वेट के बराबर है। किसमें, सपोर्टिंग केबल में, जो केबल उसको ऊपर या नीचे ले जाएगी। ये कब होगा ऐसा पूछा गया, तो इसका सिंपल जवाब, यदि एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर है तो फिर उसमें टेंशन मोर देन mg है, जो सपोर्ट कर रही है केबल, और यदि उसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो t का मान mg से छोटा है, और यदि वो t mg के ही बराबर है सपोर्टिंग केबल पर, किसके बराबर है, mg, तो वो तब होगा जब उसमें एक्सेलरेशन 0 हो, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो है ही। तो एलिवेटर में जो बैठा होता है इंसान, उसके बारे में भी आप ऐसे ही सोच सकते हो कि उस पर n का मान यदि mg के बराबर हो तो कब होगा, जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही हो, चाहे वो ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नीचे की तरफ कांस्टेंट है या ऊपर की तरफ कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो n का मान पैरों पे जो n होगा वो mg के बराबर होगा, n और mg बैलेंस होगा। हेलो, हाँ, ये ऐसा है कि एक कोई ब्लॉक है, मान लो 2 kg का ब्लॉक है और उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा है, या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है उसका, और किसी ने मुझसे पूछा कि उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मुझे एक्चुअल में सवाल के अंदर क्या दे दिया, मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, जिसको कि मैं बोला करता हूं फल।
मतलब एम ए दे दिया। अब पूछा है कर्म के क्या है, मतलब फोर्स पूछा है, एफ बराबर एम ए। तो इसका कोई भी जवाब दे देगा कि भाई 2 kg या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो 10 न्यूटन लग रहा होगा, 2 × 5, ये जवाब मिल गया। अब दिक्कत क्या आई कि ये जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, रेस्ट हुआ या मोशन हुआ, ये सब क्वांटिटीज एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म्स है। तो हम जब कहते हैं कि इतना एक्सेलरेशन है, तो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो वो सही बोल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि किसी को इसका एक्सेलरेशन नजर आया, कोई इंसान है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा था और बाकी इसका एक्सेलरेशन 5 था, तो उसको इसका एक्सेलरेशन 3 नजर आएगा और 2 kg का ब्लॉक है। तो ये इंसान जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ रहा है, वो ये कह देगा कि इस पर फोर्स 6 न्यूटन लग रहा है। तो ये बात तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये तो वाकई जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जो किसने बताया था, जिसका एक्सेलरेशन 0 था। तो वो इंसान तो कह रहा है कि इस पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और ये वाला इंसान कह रहा है कि इस पर फोर्स मतलब जो है 6 न्यूटन लग रहा है। क्योंकि ये भी गलत नहीं बोल रहा, ये अपने रेस्पेक्ट में बोल रहा है, क्योंकि इसको नजर ही 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अब खुद इस बंदे का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये बोल देगा कि ये बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं है, जब ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट थी, और ये बंदा क्या बोल देगा, ये तो एक्सेलरेट ही नहीं है। तो एक्सेलरेट नहीं है तो फिर ये कह देगा कि इस पर फोर्स तो 0 लग रहा है। तो इसका मतलब ये तो मैकेनिक्स फेल हो गई। तो इसमें फिर क्या सोचा गया कि ये बंदा, जैसे आप कभी सुनते होंगे, अरे यार आपकी परिचित है, कोई ये जानते हो आपके, ये बंदा बिल्कुल सच बोलता है। फिर आप कहते होगे यार ये इसमें ये 50% गप मारता है, तो आप उसमें एडजस्ट करते हो ना, जो वो बातें बताते हो तो उनके आधा विश्वास करते हो। फिर कोई कहते हो ये पूरा गप्पी है, तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसे ही यहां पर है कि ये जो एक्सेलरेटेड मैन है, इसके लिए हम ये बताने के लिए कि हम इस पर सही फोर्स बता सकें कितना लगे, तो हम एक सूडो फोर्स मान लेते हैं पीछे की तरफ। सूडो फोर्स होता क्या है, जो जिसको डील कर रहे हैं उसका मास, और जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका एक्सेलरेशन, दोनों का मल्टीप्लाई करके एक फोर्स मान लो पीछे की तरफ, तो 2 × 5 मान लो, तो उसको कहते हैं अपन सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स मान के अब आप बता सकते हो कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो क्योंकि जो सूडो फोर्स माना उसको तो इंसान को 0 एक्सेलरेशन था, अब आप कह दोगे F - 10 बराबर 2 × 0। 0 क्यों कहोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 नजर आया। तो फिर आप कह दोगे कि इस पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो सूडो फोर्स तब माना जाता है कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है तो उसका एक्सेलरेशन ले लो, और जिस सिस्टम को डील कर रहे हो उसका मास ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, और एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में मान लो। अब मैं ये बताता हूं कि जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा था, कितना सूडो फोर्स माने कि हमारा रिजल्ट से वही आने लगे। एक्चुअल में तो इस पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, क्योंकि 2 kg की बॉडी और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, तो 10 न्यूटन लगा हुआ है। लेकिन ये बंदा तो कहेगा कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खुद जा रहा है, तो इतना तो उसको खुद को नजर ही नहीं आता। जैसे अपनी गलती किसी को नजर नहीं आती, तो इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नजर ही नहीं आएगा, तो इसको नजर आएगा 3। तो फिर इसके लिए सूडो फोर्स मान लेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इसका एक्सेलरेशन, और दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 न्यूटन मान लेंगे। अभी इक्वेशन लिख देंगे F - 4 बराबर 2 × 3। अब रिजल्ट सही आने लगे,
क्योंकि अब ये जितना गप्पी था उतना एडजस्ट कर देते हैं। तो एडजस्ट कैसे करते हैं? मास उस सिस्टम का, एक्सेलरेशन खुद का, इनको मल्टीप्लाई करके इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट मान लो। तो अब फिर आ गया F बराबर वही 10। तो ये सूडो फोर्स की कहानी है। अब फिर ये पूछा कि न्यूटन्स लॉज जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं रहते, फेल हो जाते हैं। तो आपने देखा फेल हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर जो एक्सेलरेटेड नहीं है उसको तो दिखाई दे रहा है इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो 2 से एक्सेलरेटेड है उसको इसका एक्सेलरेशन 3 दिखाई देगा, और 3 दिखाई देगा तो वो क्या क्या बैठेगा कि इस पर जो फोर्स जो लग रहा है 2 × 3 6 न्यूटन, और जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ रहा है वो कहेगा कि ये बॉडी तो एक्सेलरेट ही नहीं है, और एक्सेलरेट ही नहीं है तो वो क्या क्या बैठेगा कि इस पर जो फोर्स है वो 0 लग रहा है, क्योंकि उसको तो एक्सेलरेशन 0 नजर आया। तो 0 नजर आया तो फल क्या नजर आया? फल नजर क्या आया? मास इंटू ए। मास और ए क्या नजर आया? 0। तो मास इंटू 0 बराबर 0 कह देगा। तो फिर तो इसमें इनको एडजस्ट करने के लिए फिर अपन ने एक सूडो फोर्स मानने की ये डाली प्रथा। अब जो एससी वर्मा में जो प्रॉब्लम है, अब मैं उसको कराता हूं आपको इतना सूडो फोर्स समझाने के बाद। अब वो प्रॉब्लम ये है कि F1 F2 be the pseudo forces on the particle being seen from S1 and S2 respectively, which of the following are not possible? F1 and F2 ये pseudo forces on the particle being seen from frame S1 and S2 किसी ऑब्जेक्ट, वो कह रहा है which of the following are not possible। ये कह रहा है F1 बराबर 0 and F2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कह रहा है ये पॉसिबल, मतलब अपने को ये पता लगाना है ये पॉसिबल है या नहीं। तो अपन सोचते कि सूडो फोर्स, इसको 2 फ्रेम देख रहे हैं S1 एंड S2। तो जो S1 फ्रेम के लिए इस पर सूडो फोर्स 0 मानना पड़ रहा है, और S2 फ्रेम के लिए 0 नहीं मानना पड़ रहा। तो ये पॉसिबल है या नहीं? अरे साहब बिल्कुल सिंपल है। अगर वो फ्रेम नॉन एक्सेलरेट, मतलब जो नॉन एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेटेड नहीं हुआ, तो उसके लिए सूडो फोर्स मानने की जरूरत ही नहीं। क्यों? वो एक्सेलरेट है नहीं, तो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही उस फ्रेम को नजर आएगा। तो F1 का मान 0 हो सकता है। अब देखें ये भी हो सकता है कि F1 0 और F2, और दूसरा जो फ्रेम है अगर वो एक्सेलरेटेड है, मानो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है, तो एक सूडो फोर्स मानना पड़ेगा m × 2, यदि इधर है। तो ये बात, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब एक दूसरा नेक्स्ट है कि be the pseudo force on the particle when seen from S1 S2 which of the following। अच्छा, पर एक डेटा और दे रखा था कि इसमें से एक फ्रेम दूसरे के रेस्पेक्ट में उसका A एक्सेलरेशन है, ठीक है? तो A एक्सेलरेशन है, इसका 0 है, इसका A है। तो जिसका 0 एक्सेलरेशन है उसके लिए सूडो फोर्स मानने की जरूरत है नहीं, और इसका एक्सेलरेशन A है तो इसके लिए सूडो फोर्स मानना पड़ेगा m × A। तो ये चीज पॉसिबल है। अब दूसरा इसने कहा कि F1 इज नॉट इक्वल टू 0 और F2 इज इक्वल टू 0। अब अपन देख लेते हैं कि एक फ्रेम दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है, तो ठीक है, ये भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि ये मान लिया जाए इसमें एक का ही तो दूसरे के रेस्पेक्ट में A एक्सेलरेशन है, तो इसका 0 एक्सेलरेशन है और इसका A एक्सेलरेशन, तो ठीक है, इसके लिए सूडो फोर्स मानने की जरूरत है नहीं। सूडो फोर्स उन्हीं के लिए मानना पड़ता है जो झूठ बोलते हैं। तो झूठ कौन बोलेंगे? जो सही एक्सेलरेशन नहीं बता पाते। तो सही कौन नहीं बता पाएंगे? जिनके खुद में एक्सेलरेशन होगा। जिनके खुद में एक्सेलरेशन नहीं होगा वो तो किसी उसका जो है एक्सेलरेशन से ही बताएंगे, क्योंकि जो कुछ भी बताया जाता है वो खुद अपने रेस्पेक्ट में बताया जाता है। जो कुछ भी अपन को दुनिया में देख रहे हैं वो सब कुछ रिलेटिव ही तो देख रहे हैं, अपने रेस्पेक्ट में तो देख रहे हैं।
कोई बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा छोटा कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं होती, वो हमेशा रेफरेंस फ्रेम में होती है। तो अब आप कहीं भी देख लो, अपन कहते हैं चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ा है, क्यों बड़ा है? प्राइम मिनिस्टर ये थोड़ी बड़ा है। तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कह रहा कि चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ा है, मोदी थोड़ी कहता है कि चीफ मिनिस्टर बड़ा है, वो तो नहीं कह रहा। तो वही चीफ मिनिस्टर किसी के लिए बड़ा है और किसी के लिए छोटा है। तो क्यों बड़ा छोटा है? कि रेस्पेक्ट में रिलेटिवली देखते हैं। तो अगर इसका 0 है तो ये F2 0 हो जाएगा। अब ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है F1 इज नॉट इक्वल टू 0 और F2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक का एक्सेलरेशन b हो, S1 का एक्सेलरेशन b हो और S2 का एक्सेलरेशन b प्लस a हो, तो इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में a हो गया, हो तो गया। जैसे एक का एक्सेलरेशन 2 हो और एक का 2 प्लस a हो, तो इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में a है, क्यों? 2 तो घट गए। तो दोनों ही कोई सूडो फोर्स मानना पड़े, मतलब दोनों फ्रेम के लिए सूडो फोर्स मानना पड़े। क्यों मानना पड़ेगा? ये भी फ्रेम एक्सेलरेटेड है और ये भी फ्रेम एक्सेलरेटेड है। तो जब दोनों फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो दोनों के लिए सूडो फोर्स मानना पड़ेगा। तो ये भी चीज पॉसिबल है। अब आता है कि F1 भी 0 और F2 भी 0, F1 भी 0 और F2 भी 0। ये जो है ये पॉसिबल नहीं। अब आप कहोगे समझाओ इसको, तो आप खुद ही समझ सकते हो। क्योंकि एक फ्रेम दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है, तो एक का एक्सेलरेशन 0 है तो दूसरे का a तो है ना, तो इनमें से एक में तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। हाँ, ऐसा होगा कि दोनों ये एक्सेलरेट a और b से, नहीं, एक का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ये हो ही नहीं सकता कि दोनों में से किसी में भी एक्सेलरेशन ना हो, क्योंकि दोनों में से किसी में भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, नॉन एक्सेलरेटेड होंगे, तो वो इनर्शियल फ्रेम होंगे और दोनों का ही एक्सेलरेशन 0 है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ये कहां से जाएगा? तो उसमें तो कह रखा है कि एक का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में a है, तो इनमें से एक अनेक फ्रेम एक्सेलरेटेड जरूर है, या तो दोनों एक्सेलरेटेड हैं। ये नहीं हो सकता कि दोनों ही एक्सेलरेट ना हो। तो आपको क्यों नहीं हो सकता? क्यों? कंडीशन दे रखी है ना। फिर आप पूछो क्या दे रखी? ये दे रखी है कि एक फ्रेम दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है, तो जब दोनों का ही 0 है तो एक फ्रेम दूसरे के रेस्पेक्ट में का एक्सेलरेशन ये कहां से आ जाए? ऐसे आ सकता था कि एक का एक्सेलरेशन b हो, दूसरे का b प्लस a हो। और क्या क्या हो सकता था? b हो, b प्लस a हो, और एक का 0 हो, एक का a हो, इसका a हो, इसका 0 हो। तो ये तीनों संभावनाएं बता दी। ये नहीं हो सकता कि दोनों का एक्सेलरेशन 0, और जब दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा तभी सूडो फोर्सेस 0 आएंगे। A person says that he measured the acceleration of a particle to be non-zero while no force was acting on the particle. क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन किसी आदमी ने कहा कि इसका एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो और वाकई कोई फोर्स ना लगा। तो फिर ये कहा गया क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या वो इंसान लायर है, झूठ बोल रहा है, या हिज क्लॉक माइट हैव रन स्लो, क्या उसकी घड़ी धीरे हो गई है, हिज मीटर स्केल माइट हैव बीन लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड, ही माइट हैव यूज्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो शुरू की 3 बातें थी वो बकवास थी। झूठ वूठ तो क्या बोल रहा है वो, उससे क्या मतलब, इसमें झूठ बोलने से उसको क्या मिलना है? तो फिजिक्स का कंसेप्ट के ऊपर सवाल है कि बंदा कह रहा है, वो इंसान कह रहा है कि उस इंसान को वो बॉडी एक्सेलरेटेड नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में फोर्स उस पर 0 लग रहा है। क्या ये वो क्या बात है? बात क्या है इसमें? अरे बड़ी सीधी सी बात है, इसमें है क्या? जो कुछ भी दुनिया में दिखाई देता है वो रिलेटिव दिखाई देता है। वो इंसान खुद एक्सेलरेटेड है या वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है? जो फ्रेम एक्सेलरेटेड है
उस पर खड़े होकर देख रहा है, तो वो फ्रेम एक्सेलरेटेड है, और तो एक्सेलरेटेड है तो उसको नजर आएगा कि मतलब जो है वो बॉडी पीछे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है जिधर उसका एक्सेलरेशन है, जबकि बॉडी पर फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो वो नहीं बता रहा, वो इंसान नहीं बता रहा, क्योंकि वो खुद एक्सेलरेटेड है, तो इसलिए उसको नजर आएगा पीछे की तरफ एक्सेलरेशन। इसके लिए एक एग्जांपल सुन लीजिए। दो कार जा रही थी बराबर, उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी। उसमें से एक कार जो है वो जो तेज हो जाती है वो खुद अपने आप को एक्सेलरेट कर लेता है, एक्सेलरेटर पे पैर दबा के एक्सेलरेट कर लेगा। तो दूसरी कार उसको पिछड़ती हुई नजर आने लगी, जबकि दूसरी कार कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही, तो उसको क्या नजर आने लगा कि जो दूसरी कार है वो उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। तो और बंदे जो सड़क पर खड़े हैं उन्हें वो कार नजर आ रही होगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो ये कह रहे होंगे इस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, पर ये बंदा कहेगा कि उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। तो वो ये सब रेफरेंस फ्रेम का कमाल है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा था, इसलिए वो कह रहा था वो कार एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वो खुद एक्सेलरेटेड था। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस पर 2m मास सस्पेंडेड है, ये वाला 2m और ये m मास है। तो इसमें पहले ये डिसाइड करना है कि सिस्टम किधर जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो ये स्ट्रिंग ढीली पड़ेगी, तो ये नीचे जाएगा। अगर ये यूं ऊपर जाता है तो फिर ये नीचे जाएगा। ये तो सभी को क्लियर है। अब इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये कंस्ट्रेंट्स की प्रॉब्लम होती है, इसको एक्सेलरेशन को रिलेट करना पड़ता है। यहाँ पर बच्चे जनरली क्या गलती कर जाते हैं कि इनका एक्सेलरेशन सेम ले जाते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए कि अगर ये यहाँ पर a एक्सेलरेशन से गया ऊपर, तो स्ट्रिंग दो तरफ ढीली पड़ गई, तो ये 2a सस्पेंड हो जाएगा, 2a। अगर ये a ऊपर है तो ये 2a नीचे हो, और यदि ये क्या है, a ऊपर है तो ये कितना होगा, 2a। और अगर ये 2a यूं जाता है तो इसको a जाना पड़ेगा। एक बात, इसका एक तरीका भी है, वो भी आपको बताएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो है वाकई ये इस तरह का रहेगा या ऊपर ये जाएगा तो ये इधर नीचे आएगा। तो इसको भी हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? यहां पर टेंशन T है, यहां पर T है, तो यहां पर टेंशन 2T है, पुली मासलेस है। तो अगर अपन ये कहें कि 2mg, नीचे ये तब जाएगा जब 2mg 2T से ज्यादा हो, मतलब mg का से ज्यादा हो T से, और वहां पर T उससे ज्यादा हो mg sin थीटा से। क्योंकि mg तो इधर एक्ट करेगा, mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg sin थीटा और mg cos थीटा। जो mg cos थीटा है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो t किससे बड़ा हो, mg sin थीटा से, mg t से बड़ा हो, t mg sin थीटा से बड़ा हो। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, मतलब t mg और mg sin थीटा के बीच में ये तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं था। कैसे? यदि ये ऊपर जाता तो क्या होता, 2t बड़ा होता mg से, 2t बड़ा होता mg से। उधर mg sin थीटा बड़ा होता t से। अब आप देखिए ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, काटा नहीं। 2t बड़ा 2mg से और mg sin थीटा t से, तो यहां से क्या आया, t बड़ा है mg से और t छोटा है mg sin थीटा से। mg sin थीटा तो mg से कम है। मानो mg 10 है और mg sin थीटा 7 है। अगर हम ये मान लेते हैं इस सिस्टम में कि ये इधर जाएगा और तो फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर एक्सेलरेट होगा और ये इधर एक्सेलरेट होगा, तो ये संभावना तब है
जब एम जी साइन थीटा टी से ज्यादा हो और 2t 2mg से ज्यादा हो, मतलब t mg से ज्यादा हो, और यहां से t mg साइन थीटा से कम हो। तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जैसे mg मानो 10 है तो mg साइन थीटा तो 10 से कम ही होगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से कम ही है ना। तो मान लीजिए mg साइन थीटा 8 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्वांटिटी 10 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो? ये कैसे हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको बिना देखे भी हम किधर भी मान के इस सवाल को कर सकते थे। हमें अब ये पता लग गया कि ये इधर एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड और ये मास जो है ऊपर जाएगा, लेकिन हम इसका उल्टा मान लें तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आगे जाके आंसर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। बस मतलब बेसिक गलती तो हमने करी नहीं, हमने वो चीज को नहीं देखा। लेकिन ये गलती आप करेंगे कि इन दोनों के एक्सेलरेशन समान मान गए, तब नहीं आ सकता, कि वो तो आपने बेसिक गलती कर दी। वो फिर जब समान है ही नहीं एक्सेलरेशन, ऊपर नीचे करने से, इसको इधर और इसको इधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव आ जाएगा, और इसको इधर और इसको इधर करने से पॉजिटिव आएगा। तो मैं तो यूं ही मान लेता हूं कि ये यूं और ये यूं। लेकिन ये जो एक्सेलरेट होगा ये ए होगा तो ये 2a होगा। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम के अंदर ये सिलेक्ट करने का एक मेथड मैंने आपको बता दिया, लेकिन और भी अच्छा मेथड है। वो मेथड ये है कि इसका एक्सेलरेशन मान लिया जाए कि b है और इसका एक्सेलरेशन मान लिया जाए a है। तो मैंने सिलेक्ट करने से आपको ये समझा दिया कि b का मान a का डबल है, मतलब b को 2a मान है। तो वो एक सिलेक्ट करके दिखाया था, इसको रस्सी को ढीला करके बताया था कि ऐसा होगा, दो तरफ से ढीली पड़ जाएगी। अगर हम ऊपर मान लेते तो दो तरफ से ये ढीली पड़ के और यहाँ डबल लटक जाएगा। तो उल्टा भी कर सकते हैं, ये जो है ये a जाएगी तो ये 2a जाएगा। लेकिन एक इसका तरीका और है, जो टेंशन यहाँ t है तो t गुणा b, ये वर्चुअल वर्क का मेथड है। t गुणा b बराबर यहां कर दो 2t गुणा a, यहां टेंशन 2t गुणा a, तो t से t कट गया तो b बराबर 2 गया। ये तो यहां पर अपने को सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़ी। अब इक्वेशन बना देते हैं कि 2mg माइनस 2t बराबर 2m इंटू a, और ये b बराबर 2a आ ही गया, और इसका इक्वेशन बनेगा t माइनस mg साइन थीटा बराबर ma, और ऊपर वाला इक्वेशन बना mg माइनस t बराबर ma। अब क्या करो जी, इन दोनों को ma के बराबर है इक्वेट कर दो, तो mg माइनस t बराबर t माइनस mg साइन थीटा, तो 2t बराबर mg इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो t बराबर mg 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 t आ गया। अब t का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो t का मान पुट आप करोगे तो फिर a आ जाएगा। लाओ पुट कर ही देते हैं, mg अपॉन 2 प्लस mg साइन थीटा अपॉन 2 माइनस mg साइन थीटा बराबर n। तो अब ये जो बचा ये mg बाई 2 और ये जो आया माइनस mg साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ma। एक कट गया तो a का मान आ गया, g कॉमन लेने के बाद हाफ g बटा 2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस साइन थीटा, और ये a जो है अब इस समय पॉजिटिव आया है। और अगर तुम उल्टा मान लेते और ये बिल्कुल सही लिख देते, इसको 2a और a, तो
ये जो है नेगेटिव वैल्यू आ जाती है साइन थीटा माइनस 1। तो फिर हम यूँ कहते हैं कि साइन थीटा का मान तो 1 से कम होता है, ये नेगेटिव आ गई, तो इधर जो एक्सेलरेशन माना था इधर वो नेगेटिव आ गया, तो उसका साइन बदल के फिर बोल देते इधर एक्सेलरेट हो रहा है बस। और तो 2a का मान आ ही गया, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 2 की तो g 1 माइनस साइन थीटा।